बोला था। उसके बाद वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग ने पढ़े थे कि इसका जो है कि 14% योगदान है आपका किसमें, औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का 14% उत्पादन योगदान है, और सकल घरेलू उत्पाद में भी, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन इसका जो है कि 4% के आसपास है। और ये वस्त्र उत्पादन वाला जो है, ये क्या करता है कि बहुत सारा रोजगार देता है। तो वस्त्र उत्पादन कृषि के बाद जो है कि दूसरे नंबर पे ये भी रोजगार देने में आता है। 3.5 करोड़ लोगों को ये भी रोजगार देता है। और इसका जो है कि पहला कारखाना मुंबई में लगाया गया था, किनके द्वारा, कासबजी डाबर के द्वारा, और 1954 ईस्वी में इसको लगाया गया था। वर्तमान में भारत में जो है कि 1600 से अधिक यूनिट स्थापित हैं, और जिसमें कि 2/3 जो कपड़ा का उत्पादन होता है वो जो है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में होता है। और हम लोगों ने फिर जीके टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उसके बाद फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। और फिर जो है कि भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। ये फैक्चुअल कुछ था, इसको भी पढ़े थे। उसका सीमेंट उद्योग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना जो कि तमिलनाडु में लगाया गया था, जो हमारा एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, जिसको कि एसीसी बोलते हैं। एसीसी सीमेंट का कारखाना 1934 में लगाया गया था। पूरे देश में अभी जो है कि 173 बड़े कारखाने जो है कि एक्टिव हैं, और 2/3 उत्पादन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मतलब क्या हो गया कि महाराष्ट्र वगैरह का जो क्षेत्र है, कर्नाटका वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है कि उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोगों ने रिफाइनरी के बारे में भी पढ़ा था, और रिफाइनरी के बारे में ये पढ़ा था कि रिफाइनरी जहाँ पे तेल उत्पादन का सेंटर नहीं है, फिर भी वहां पे जो है कि रिफाइनरी को स्थापित किया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का दूरदर्शी सोच था कि उद्योगों का जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करें, अलग अलग जगह पे जो है कि उद्योग कैसे लगाए जाए। तो उन्होंने जो है कि पाइप के माध्यम से तेल को भेजा था। और उसके बाद जो है कि हमारे देश में आज भी अलग अलग क्षेत्रों में रिफाइनरी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डिगबोई असम हो गया, बरौनी बिहार हो गया, हल्दिया हो गया, कोयली हो गया, मथुरा हो गया, करनाल हो गया, बीना हो गया। इन सभी जगहों पे जो है कि तेल शोधन कारखाने लगाए गए हैं। और जामनगर और वडनगर में क्या है कि ये रिलायंस पेट्रोलियम का रिफाइनरी है, जो कि जामनगर वाला विश्व में सबसे बड़ा रिफाइनरी है। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में पढ़ा था। तो रासायनिक उर्वरक उद्योग जो है कि यह भारत का सबसे तीसरा बड़ा उत्पादक है। ये पढ़ा नहीं था मैंने रासायनिक उर्वरक के बारे में। जूट उद्योग के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो जूट उद्योग के बारे में बताया था कि जूट उद्योग का उत्पादन कहाँ होगा, जहाँ की कच्चा माल उसको इजिली अवेलेबल होगा, वहीं पे जूट का उत्पादन हो सकता है। अदरवाइज जूट का उत्पादन होना जो है कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जूट का जो कच्चा माल होता है वो भारी होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना मुश्किल है आपको। तो जूट आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन करता है इंडिया में, तो पश्चिम बंगाल करता है। तो पश्चिम बंगाल करता है, तो हुगली नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र का मतलब होता है बहुत बड़ा इलाका, जहाँ तक की नदी का क्षेत्र होता है, ठीक है, रिवर इंक्रोचमेंट एरिया कहलाता है वो। उस क्षेत्र में जो है कि इसका उद्योग लगेगा। तो आपको पता है कि हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल में 64 लाख परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जूट उद्योग से जुड़े हुए हैं। और जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 में पश्चिम बंगाल में ही बनाया गया था। रिसरा नामक स्थान पे इसको स्थापित किया गया था। जूट उद्योग का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में 1855 ईस्वी में, ठीक है। 1857 में क्रांति हुई थी, उससे 2 साल पहले जो है कि जूट का उद्योग हमारे यहाँ पे लग चुका था। वो कहाँ लगा था, रिसरा नामक स्थान जो है वहां पे इसको लगाया गया था। और जूट से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है भारत, और इस निर्यात के मामले में जो है कि बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान आता है। बांग्लादेश जो है कि जूट का बहुत उत्पादन करता है। जब हमारे यहाँ डिवीजन हुआ था इंडिया का, आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ था कि जूट का जो बागान था वो कुछ इंडिया में रह गया, कुछ बांग्लादेश में चला गया, और अधिकांश जूट की मिलें जो थी वो बांग्लादेश में चली गई थी, ठीक है। तो आज भी बांग्लादेश में भी बहुत सारा जूट का प्रोडक्शन होता है, और बांग्लादेश विश्व में नंबर 1 है जूट के प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट करने में। और जो है कि इंडिया का स्थान दूसरा है। उसके बाद हम लोगों ने चीनी उद्योग के बारे में भी पढ़ा था। जो चीनी उद्योग में भी यही क्या है कि ये भार हासी उद्योग कहलाता है इसको। जो इसका उद्योग कहाँ लगेगा, तो जहाँ पे जो है कि कच्चा माल मिलेगा वहीं पे इसके उद्योग का संकेंद्रण होगा, सेंट्रलाइज वहीं हो जाएगा जाके, ठीक है। तो कहाँ पे उद्योग कच्चा माल मिलेगा, तो वही महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो कंपनी भी उसी जगह लगेगी, क्योंकि कच्चा गन्ना कटना है खेत से और जाके वो पेराई होना है उसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक उद्योग। रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में ये है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। रासायनिक उर्वरक के मामले में भारत उत्पादक में भी 3 नंबर पे है, और उपभोक्ता में भी क्या है, 3 नंबर पे। हमारे यहाँ किस किस तरीके का रासायनिक उर्वरक बनता है, रासायनिक उर्वरक मतलब वही यूरिया खाद वगैरह, ठीक है।
तो जो भी छिड़काव वगैरह करते हैं हम लोग, जो कि कल कारखानों में बनाया जाता है, और वो किसान खेतों में उसका छिड़काव करते हैं ना, रासायनिक उर्वरक का, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग भारत में क्या होता है कि मुख्यतः नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाया जाता है, फास्फोरस आधारित उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। एनपीके हम लोग को नाम सुने ना, नाइट्रोजन जी सर, एनपीके, क्या क्या फुल नाइट्रोजन, फॉर्म, पोटेशियम, बताइए तो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, yes sir, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो फास्फोरस, तो इसी के मतलब कि वेस्ट का जो भी उत्पादन होता है, इसी का मतलब कि मुख्यतः इसी आधारित उर्वरक एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के आधारित उर्वरक का ही उत्पादन होता है हमारे यहाँ पे। और भारत में उर्वरक का सबसे पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो उर्वरक का सबसे पहला कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था 1906 ईस्वी में। ये जो है कि 1906 ईस्वी में भारत में उर्वरक का सबसे पहला कारखाना रानीपेट में, तमिलनाडु में इसका स्थापना हुआ था। और फिर हम लोगों ने क्या किया, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो उर्वरक जो अंग्रेज के समय उगा हुआ, भारत जब आजाद हुआ तो उर्वरक का बहुत बड़ा डिमांड था, और ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ किसी एक आध प्राइवेट कारखाने से नहीं हो सकता है। तो फिर भारत सरकार ने क्या था, स्वतंत्रता के बाद 1961 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम, ये ध्यान रखेंगे, 1961 में भारतीय उर्वरक निगम का गठन किया था। और इसके साथ ही जब ये उर्वरक निगम बना दिया गया, इसके साथ ही उद्योगों का विकास जो है कि वो तेजी से स्टार्ट हुआ। और आज भी जो है कि भारत में उर्वरक का बहुत उत्पादन होता है, और हम लोग तो उर्वरक से आज कुछ आगे बढ़ चुके हैं। आप लोगों ने नैनो यूरिया का नाम सुना है? क्या होता है नैनो यूरिया, बताइए कोई। नैनो नेम यूरिया कोटेड, होता है। नेम कोटेड। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, नीम से कोटेड जी नैनो नहीं, नहीं बनाया सर, गया। तो देयर इसमें इज क्या होता डिफरेंस है ना सर, बिटवीन नीम शायद ये कोटेड यूरिया लिक्विड एंड नैनो यूरिया। लिक्विड बहुत फॉर्म में कम होता है। मात्रा दिया गया है, दिया जाता है नैनो ये यूरिया नैनो यूरिया लिक्विड लिक्विड फॉर्म फॉर्म में होता है क्या? लिक्विड हम्म, फॉर्म। जी। हम्म। बताओ कोई नैनो यूरिया के बारे में बताओ, सर कितना। इसमें मतलब बहुत नैनो आकार का जो हाँ, यूज किया जाता है, ताकि कम पार्टिकल साइज नहीं। नैनोमीटर में रहता है, और एक लिक्विड फॉर्म में ये फर्टिलाइजर है। देखिए, हाँ, लिक्विड जो फॉर्म में ही पचास रहता है। 50 केजी का जो बोरा रहता है ना आपका, ये यूरिया खाद का, जी सर। वो मात्र और मात्र 500 ml का लिक्विड सेम टू सेम वही काम करेगा। नैनो यूरिया का बाकायदे स्प्रे किया जाता है, और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो किसान को अब बोरा खरीदने की जरूरत नहीं है यूरिया देने के लिए। सारा का सारा बहुत अच्छा। सेम टू सेम केमिकल कंपोजिशन उस 500 ml के बोतल में मिल जाएगा आपको। तो नैनो और ये यूरिया का, वाटर सॉल्युबल होगा सर, हाँ, पानी में घुल सकता है। वाटर सोल्यूबल भी है, और ये पानी में आराम से घुल भी सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग उर्वरक में सिर्फ जो है कि परंपरागत उर्वरक पे ही नहीं रुके हुए हैं। हम जो हमारा क्या कहते हैं वो, दो है ना जी, एक इफको बनाता है उर्वरक, और एक कंपनी है, दो कंपनी है जो कि उर्वरक बनाने का काम करती है। ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है। तो इन्होंने ही बनाया है। और सिर्फ नैनो यूरिया ही नहीं, बल्कि पिछले ही साल नैनो पोटास, इसको भी विकसित किया गया है। ठीक है। और नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है आज के समय में भारत से। तो रासायनिक उर्वरक उद्योग के मामले में हम लोग काफी आगे हैं, और इस तरीके के रासायनिक उद्योग उर्वरक को सरकार का सब्सिडी प्राप्त रहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्यों सरकार का सब्सिडी प्राप्त रहता है? क्योंकि किसान इसको यूज करेगा, किसान अगर यूज करेगा तो उसको बहुत हाई रेट पे, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे किसान को जो है कि प्रोडक्ट मिले, इसलिए जो है कि इसको सरकार का सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा रासायनिक उर्वरक उद्योग। पहला कारखाना कहाँ हुआ रासायनिक उर्वरक उद्योग का? तमिलनाडु में, रानीपेट, तमिलनाडु तमिलनाडु में। के रानीपेट में। 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है कि जहाँ जलयान निर्माण उद्योग, तो देखिए जलयान निर्माण उद्योग कहाँ पे लग सकता है? जहाँ पे कि समुद्र होगा वहीं पे जलयान निर्माण उद्योग लग सकता है, उसके सी अलावा तो कहीं कोस्टल लगने का रीजन में। संभावना है नहीं। ठीक है। तो भारत में अभी 27 औद्योगिक इकाई जलयान निर्माण उद्योग में सक्रिय है। ठीक है। जिसमें कि 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, और 19 जो है कि निजी क्षेत्र का उद्योग है, इसके अंतर्गत चलता है। तो 27 में हो गया, 19 और 8 27 हो जाता है। टोटल 27 इकाई है, जिसमें कि 8 सार्वजनिक क्षेत्र का है, और जो है कि 19 प्राइवेट क्षेत्र का है। जलयान के निर्माण का पहला कारखाना 1941 ईस्वी में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। ठीक है। ये प्राइवेट प्लेयर के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन जलयान बहुत बड़ा सेक्टर होता है, और इसमें जो है कि सरकार की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए 1952 में सरकार ने इस विशाखापट्टनम वाले जो का प्राइवेट कारखाना था जलपोत बनाने का, उसको अधिग्रहण किया, और अधिग्रहण करके उसका नाम रखा हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड। ठीक है।
उसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। उसके बाद जो है कि और भी हमारे यहाँ पे शिपयार्ड लिमिटेड है, जैसे कि गार्जनर शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ना, गार्जनर शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गया। उसके बाद जो है कि आपका कोच्चि में एक शिप लिमिटेड है आपका। कोच्चि वाले का क्या नाम है? मझगांव डॉकयार्ड कोचिन एक शिपयार्ड मझगांव एक डॉकयार्ड कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है और एक जो है कि एक मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है। एक बसगांव डॉक में है। मझगांव डॉकयार्ड भी है। कौन से मझगांव? ठीक है। तो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सरकारी कंपनी ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी जैसे कि आपका एल हो गया, ये भी जो है कि इस काम में लगा हुआ है। एल भी अच्छा अच्छा जो है कि आपको वो बना के देता है बहुत सारा। तो अब तो भारत सरकार का वो टेंडर भी लेना स्टार्ट कर दिया है। रक्षा उत्पाद का जो नौसेना वाला रक्षा उत्पाद है वो एल वगैरह बनाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा डिफेंस खुला हुआ है। महिंद्रा डिफेंस क्या करता है? आर्मी के लिए जो है कि बहुत सारा चीज बना के देता है। आज के समय में अब टाटा डिफेंस भी खुला हुआ है हमारा। तो टाटा के लिए भी जो है कि टाटा क्या करता है? आर्मी के लिए बहुत सारा वो वारशिप वगैरह, वो क्या कहते हैं, एमुनेंस जिसको बोला जाता है, गोला बारूद हथियार, वो बना के देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है कि इस उद्योग का विकास हुआ है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे और से कौन कौन से उद्योग हैं? तो आपका क्या कहते हैं, मोटर गाड़ी वाला तो मैंने बता दिया था। और हाँ, इसके अतिरिक्त आपको उद्योग मिलेगा जैसे कि एल्युमिनियम से संबंधित उद्योग है। उसके बाद रेलवे उपकरण का उद्योग है। तो बताइए रेलवे वाला उद्योग कहाँ कहाँ है? रेलवे का सर एक आईसीएफ पेरम्बूर तमिलनाडु में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। आईसीएफ चेन्नई में है। हाँ, ठीक है। और और एक कपूरथला में है, ये जमालपुर वर्कशॉप जो है मुंगेर में। वाराणसी में है, जमालपुर जमालपुर में, वर्कशॉप जमालपुर में डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है। बिहार में ही कई सारे चितरंजन में कारखाने हैं। लोकेटेड। जैसे मधेपुरा में जो एक रेल इंजन कारखाना है, मढ़ौरा छपरा में जो है हाँ, कि रेल पहिया कारखाना है, मोकामा में वैगन एंड कैरेज रिपेयरिंग का कारखाना है। ठीक है। उसके बाद हरनौत नालंदा में जो है कि कैरेज रिपेयरिंग वर्कशॉप है। उसके बाद आपका बेला छपरा में जो है कि रेल पहिया का कारखाना है, ये बिहार में हो गया। उसके बाद फिर वाराणसी में जो है कि रेल इंजन का कारखाना है। कपूरथला में जो है कि रेल इंजन का रेल डिब्बे का कारखाना है। उसके बाद आईसीएफ कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, बंगाल में एक चितरंजन में भी जो है कि वो कारखाना है। चितरंजन में भी है। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से रेलवे का जो है कि बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेल उपकरण उद्योग इसको बोला जाता है और रेल उपकरण उद्योग जो है कि इसका बहुत सारा विकास किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि वायुयान निर्माण से संबंधित, तो वायुयान निर्माण से संबंधित कोई बहुत बड़ा उद्योग हमारे देश में इसका आज तक विकास नहीं हो पाया है। और फिर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग और फिर जो है कि कंप्यूटर आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के मामले में आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उद्योग लगा हुआ है, बेंगलुरु में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उद्योग है आपके। उसके बाद फिर चेन्नई में भी है और जो है कि आपको यहाँ पे आंध्र पुणे, प्रदेश में मुंबई। हैदराबाद और मुंबई में भी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उद्योग हमारे देश में लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद भारत में बुनियादी उद्योगों का विकास हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन मूल आवश्यकता ये है कि जो औद्योगिक पिछड़ेपन वाले क्षेत्र हैं वहां पे भी औद्योगिक उद्योगों का विकास हो, उद्योगों का विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो, ताकि हमारे बिहार जैसे गरीब राज्यों में भी कोई भी छोटा मोटा उद्योग भी कम से कम लगे। और सबसे आसान क्या है, जो टर्सरी सेक्टर के उद्योग हैं जैसे कि कॉल सेंटर का उद्योग है, या फिर क्या कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियर का जो काम होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम होता है, इस उद्योग को तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। गांव घर में जहां मर्जी हो वहां लगा दें। इसमें चाहिए क्या? एक व्यक्ति चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। उसके बाद उसको नॉलेज चाहिए। तो क्या जरूरत है कि बेंगलुरु में ही जाके स्किल्स, वो क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली बनेगा इंडिया का? पटना में क्यों नहीं बन सकता है? बांका में क्यों नहीं बन सकता है? जमुई में क्यों नहीं बन सकता है? रोहतास में क्यों नहीं बन सकता है? अरे चंद्रबाबू नायडू के प्रयास से हैदराबाद में कंप्यूटर का बहुत सारा सेंटर लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए। जब वो आंध्रा के मुख्यमंत्री थे उस समय, आंध्रा तेलंगाना के साथ ही था, तो उन्होंने नींव रखा था इसका आईटी सेक्टर रिवॉल्यूशन का। और देख लीजिए हैदराबाद में भी बहुत सारा आपको कंप्यूटर इंजीनियर मिलेगा, जैसे बेंगलुरु में मिलता है ना, उसी तरीके से वहां दिखेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि चलो कोई एक क्षेत्र, चाहे पटना हो, राजगीर हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, कहीं भी तो कम से कम एक आप ऐसा जो है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप कीजिए, ताकि कंप्यूटर इंजीनियर आए, यहाँ रहें, उनके लिए व्यवस्था बनाइए। और आज जो है कि ये नया न्यूज आया है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, हाँ, 4 जगह पे क्या बनेगा? मेट्रो। मेट्रो का दे रहा
ठीक है, चलिए। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उसका विस्तार से व्याख्या कीजिए और अर्थव्यवस्था के विकास में इसके योगदान पे चर्चा कीजिए। सबसे पहले कि भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज है उसको जानना है, और अर्थव्यवस्था के विकास में इसका क्या योगदान है इसको चर्चा करना है। और भारत में नई खनिज नीति लाई गई है, आपको पता होना चाहिए। तो नई खनिज नीति में भी कुछ बातें कही गई है, उसको भी जो है कि हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि खनिज होता क्या है, अयस्क और खनिज में अंतर क्या है। देखें साइंस कितना पढ़े आप लोग। तो बात ऐसा है कि 8 क्लास में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अयस्क और खनिज, तो खनिज का जो है कि हम लोग सारे खनिजों का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब कि इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं होता है, लेकिन सारा अयस्क का जो है कि एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है और उसको जो है कि बाहर निकाल के उससे जो है कि बहुत सारे धात्विक और अधात्विक चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बताइए कि भारत में जो है कि लौह अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, तांबा है, सीसा है, सोना है, क्रोमियम है। तो सबसे पहले तो खनिज भी दो तीन तरीके के होते हैं। एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज। जानते हैं ना, ये 8वां क्लास में पढ़ाया जाता है। नहीं जानते हैं, शर्म की बात। बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन में गड़बड़ा हो कैसे काम चलेगा। तो खनिज को हम लोग जो है कि 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, धात्विक खनिज, तो सर अधात्विक ये खनिज और पायराइट, बॉक्साइट ये सब क्या क्या चीज में आएगा सर? अरे पायराइट अब्रक हो गया, हीरा हो गया, शीशा हो गया, सोना हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा और जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये सारा का सारा भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुल खनिज संपदा वाले 50 क्षेत्र हैं मुख्यतः, और लगभग 400 स्थलों पर जो है कि खनिज मिलता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो हम लोग रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और रूर प्रदेश मतलब क्या है? जर्मनी का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो वहां पे एक रूर रूर नाम का क्षेत्र ही है। वहां पे बहुत सारा कोयला जो है कि कोयला, रूर कोयला क्षेत्र है, तो वहां से बहुत सारा खनिज और कोयला वगैरह का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो सेम टू सेम उसी के नाम पे जो है कि हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है कि भारत का रूर प्रदेश कौन कहलाएगा, तो छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है कि रूर प्रदेश कहलाएगा इंडिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज जो कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं धात्विक खनिज पे, और धात्विक खनिज को में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो है कि भारत में, सोनम म्यूट कर लो, 90 98% से अधिक जो है कि लौह अयस्क जो है कि आपका भारत में पाया जाता है। जो 98% से अधिक जो है लौह अयस्क है वो धारवाड़ संरचना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका संचित भंडार जो है भारत में, ये डाटा आप लोग को साथ साथ लिखा देंगे अभी, कि इसका जो संचित भंडार है लौह अयस्क का भारत में, वो 28,000 मिलियन टन है। लौह अयस्क का संचित भंडार भारत में 28,000 मिलियन टन है। और संसार में जितने भी ज्ञात लौह भंडार हैं उसके करीब करीब 1/4 हिस्सा यानी कि 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। यहाँ लोहा का क्या मिलेगा आपको, जो सर्वोच्चतम क्वालिटी होती है जिसको कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश, हेमाटाइट में पता है आपको 60 से 70% शुद्ध लोहे का अंश निकल जाता है, वो भी पाया जाता है। जबकि शुद्ध बहुत कोयला वाला नहीं पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस पीट, लिग्नाइट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कोयला बहुत बढ़िया वाला इंडिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के छोटे से रीजन में है। लेकिन लौह अयस्क के मामले में जो बेलाडीला वाला क्षेत्र है आपका, दंतेवाड़ा वगैरह का नाम सुने जो छत्तीसगढ़ में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बेलाडीला, इन सब क्षेत्रों में जो है कि वहां से एक नंबर का लौह अयस्क निकाला जाता है, वो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये सब लौह अयस्क निकाला जाता है, जिसमें लोहे का अंश 60 से 70% होता है। लौह अयस्क के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि झारखंड में ही आपकी बात करें तो सिंहभूम, हजारीबाग, पालुम, धनबाद, ये जो है कि झारखंड में इसका क्षेत्र है। उसके बाद उड़ीसा में भी क्षेत्र है लौह अयस्क का। बताइए, नाम बता सकते हैं कुछ उड़ीसा? झारखंड में हो गया सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। उड़ीसा की बात करेंगे तो क्योझोर और मयूरभंज। इस क्षेत्र में ही देश का लगभग लगभग मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूं मैं, 2 क्षेत्र का, एक झारखंड का और एक जो है कि उड़ीसा का क्षेत्र। इसमें देश का लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है सिर्फ इस 2 क्षेत्रों से। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो है कि बस्तर, दुर्ग और रायगढ़, इस तीनों डिस्ट्रिक्ट में, बस्तर में भी, दुर्ग में भी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से भी लोहा का निष्कर्षण होता है, लोहा का निष्कर्षण होता है। और वहां से जो लोहा का निष्कर्षण होता है उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। वो करीब करीब आपका जो है कि क्या कहते हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट वाला जो क्वालिटी है, एक नंबर की क्वालिटी वहां से मिलता है आपको। मध्य प्रदेश का क्षेत्र जबलपुर है, जहां से कि आपका लोहा का निष्कर्षण होता है। कर्नाटक में बेल्लारी और चिकमगलूर, यहाँ से भी जो है कि लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। तमिलनाडु के सेलम से हो गया, तिरुचिरापल्ली से हो गया, यहाँ भी जो है कि लौह का निष्कर्षण किया जाता है। गोवा में भी इसके पर्याप्त भंडार हैं लौह के, ठीक है। बिहार में कोई भी लौह का भंडार
नहीं है। तो इस तरीके से जो है कि भारत लॉ एश का एक बहुत बड़ा प्रमुख निर्यातक देश है। आपको पता है कि उड़ीसा वाला जो बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, और जो यहाँ पे क्या कहते हैं खंबात की खाड़ी में एक बंदरगाह है, क्या नाम है इसका? बहुत बड़ा बंदरगाह है ये, कांडला पोर्ट है। यहाँ से भी जो है कि लॉ एश का एक्सपोर्ट होता है। इधर उड़ीसा वाले से जो है कि जापान की तरफ जाता है लॉ एश, जापान और ऑस्ट्रेलिया जाता है, और इधर वाले से जो है कि क्या कहते हैं अमेरिका वगैरह भेजा जाता है आपका, और जो है कि मध्य पूर्व के देशों में जो है कि कुछ लॉ एश के यहाँ से भेजा जाता है। हाँ सर, विशाखापट्टनम से भी तो हाँ, एक्सपोर्ट किया जाता विशाखापट्टनम से भी लॉ एश को भेजा जाता है। सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जो है कि पूरे विश्व का 25% लॉ एश पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है कि 28,000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार। अगला हम आते हैं किस पे? मैग्नीज पे। तो मैग्नीज जो है कि मैग्नीज में भारत का भंडार एक अनुमान के अनुसार बताएं तो 430 मिलियन टन का भंडार मैग्नीज का है भारत में, जो है कि विश्व के कुल मैग्नीज का 19% भंडारण सिर्फ और सिर्फ भारत में। लॉ एश के मामले में क्या था? विश्व का 25% भंडारण भारत में था, जबकि मैग्नीज के मामले में 19% भंडारण है, और 430 मिलियन टन मैग्नीज जो है कि भारत में एक अनुमान के हिसाब से पाया जाता है। इस मैग्नीज का प्रमुख भंडार आपको उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, और जो कोइझोर डिस्ट्रिक्ट है, ये कोइझर डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो है कि मैग्नीज का अच्छा खासा भंडारण आपको मिलेगा। कर्नाटका के चित्रदुर्ग हो गया या उत्तरी कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो है कि कर्नाटका में उत्तरी कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है और चित्रदुर्ग है, यहाँ पे जो है कि मैग्नीज आपको मिलता है। मध्य प्रदेश में भी मैग्नीज का अच्छा खासा उत्पादन होता है, और आई थिंक कि मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश ही टॉप पे है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जहाँ से जो है कि मैग्नीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र का जो नागपुर वाला क्षेत्र है, वहां पे काफी मैग्नीज का भंडार पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटे स्तरों पे बात करें तो गोवा, झारखंड और गुजरात राज्य में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। भारत में जो मैग्नीज का उत्पादन होता है उसमें खास बात यह है कि यह उच्च कोटि का मैग्नीज होता है। भारत का मैग्नीज उच्च कोटि का रहता है, इसलिए विदेशों में इसकी बहुत मांग होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज का उपयोग क्या क्या होता है? एक तो लौह इस्पात उद्योग में मैग्नीज को यूज होता है, उसमें मिलाने के काम में आता है, और जो गोला बारूद की फैक्ट्री होती है या आयुध की फैक्ट्री होती है, वहां भी मैग्नीज का जो है कि काफी यूज किया जाता है। तो इसका जो है कि काफी डिमांड है आपका मैग्नीज का। ठीक है, तो कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? उड़ीसा का क्षेत्र हो गया सुंदरगढ़ और कोइझोर, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया चित्रदुर्ग और उत्तरी कनारा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया बालाघाट और छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया नागपुर, गोवा हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ पे जो है कि मैग्नीज का भंडार पाया जाता है, और एक अनुमान के अनुसार भारत में 430 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार है, जो कि कुल विश्व के उत्पादन का कुल विश्व के मैग्नीज भंडार का 19% हिस्सा सिर्फ केवल और केवल भारत में आपको पाया जाता है। इसके बाद आते हैं, हमारा एक धात्विक खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए? हाँ, एल्यूमिनियम उसका अयस्क भी है। होता है, शायद ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल भी देखो, होता है शायद ना। एल्यूमिनियम का एक खास बात यह है। भी होता है इसका यूज, जैसे ड्यूरेबल। हम्म, तो एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। बॉक्साइट बॉक्साइट जो है कि विश्व में बॉक्साइट जो है कि भारत का इसका स्थान है, विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। बॉक्साइट का संचित भंडार भी भारत में अच्छा खासा है। उड़ीसा का जो कोरपुट डिस्ट्रिक्ट है, बेलीनगर डिस्ट्रिक्ट है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको जो है कि बॉक्साइट का पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, और लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा जिसको बोलते हैं, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट और लातेहार डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कि झारखंड में है, जहाँ की एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर बात करें आप तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे मिल जाता है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कटनी, जानते हैं ना कटनी, और जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां भी जो है कि एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा, बॉक्साइट मिलेगा। एक्चुअली एल्यूमिनियम क्या मिलेगा? बॉक्साइट ही मिलेगा। महाराष्ट्र में जो है कि कोल्हापुर और रत्नागिरी का क्षेत्र है, वहां भी एल्यूमिनियम आपको मिलता है। तमिलनाडु का जो सेबराई का पहाड़ी वाला क्षेत्र है और नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ भी एल्यूमिनियम मिलता है। तो इस तरीके से भारत में एल्यूमिनियम का काफी भंडार है। उड़ीसा में बात करें तो कोरपुट, बेलीनगर और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में लोहरदगा, पलामू, लातेहार, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, मध्य प्रदेश में कटनी और जबलपुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और रत्नागिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी और सेबराई की पहाड़ी के क्षेत्र में जो है कि बॉक्साइट का भंडार है, और बॉक्साइट के उत्पादन में कितना स्थान है? तो चौथा स्थान है इसका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता उद्योग कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको? तो राजस्थान के जावार डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी, राजस्थान के जावर क्षेत्र में, जावर डिस्ट्रिक्ट नहीं है राजस्थान का, जावर क्षेत्र में जो है कि आपको मिल जाएगा सीसा और जस्ता।
झारखंड का हजारीबाग, वहां पे शीशा जस्ता मिलता है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी जो है कि इसका पर्याप्त भंडार है। अब बताइए सोना के बारे में कि सोना भारत में कहाँ कहाँ मिलता है। कहाँ हो गया, एक ही वही है, कोलार गोल्ड फील्ड जो कर्नाटक वाला है, और हट्टी क्षेत्र है कर्नाटक में, वहां पे भी थोड़ा बहुत आपको सोना मिल जाता है। क्रोमियम की बात करें किस, तो क्रोमियम का सर्वाधिक संचित भंडार का कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। क्रोमियम झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड के भी सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही क्रोमियम का भंडार अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी धात्विक खनिज को पढ़ा, एक लॉयस को पढ़ा, एक मैंगनीज को पढ़ा, एक बॉक्साइट को पढ़ा, शीशा जास्ता को पढ़ा, सोना को पढ़ा, क्रोमियम को पढ़ा, और एक जो है कि आपका काफी इंपॉर्टेंट खनिज कौन सा बच गया है, तांबा। बताइए तांबा कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो राजस्थान के खेतड़ी में तांबा मिलता है, और झुंझुनू में भी तांबा मिलता है। ये उसके सर साथ प्राचीन काल से निकाला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। खेतड़ी प्राचीन काल से निकाला जाता है यहाँ से। खेतड़ी से, खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खनन क्षेत्र है तांबा का। ठीक है, तो राजस्थान की खेतड़ी से और झुंझुनू से तांबा निकाला जाता है। उसके बाद झारखंड के सिंहभूम से, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी जो है कि तांबा का कुछ क्षेत्र है, वहां भी जो है कि तांबा पाया जाता है। तो तांबा का प्रमुख क्षेत्र हो गया आपका राजस्थान का खेतड़ी और झुंझुनू, झारखंड का सिंहभूम, और उत्तराखंड का अल्मोड़ा का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है कि कुछ धात्विक खनिज क्षेत्र थे, जो है कि खनिजों का विस्तार धात्विक रूप से यहाँ आया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, हीरा। तो हीरा जो है कि एक महत्वपूर्ण, बहुत ही मूल्यवान खनिज है, जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व इसी के हीरा को ही माना जाता है। ठीक है, तो हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और ये मध्य प्रदेश का पन्ना, ये हीरा के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हीरा जो है कि कुछ कुछ मिलता है वहां पे, और कर्नाटक का जो रायचूर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ रायचूर के क्षेत्र में भी हीरा का कुछ उत्पादन होता है। पन्ना मध्य प्रदेश में जो है वो भारत का सबसे बड़ा हीरा का उत्पादन का क्षेत्र है, वहीं मध्य प्रदेश से जो है कि पन्ना में हीरा के लिए वो फेमस है। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल और अनंतपुर क्षेत्र भी है, यहाँ भी हीरा मिलता है, और कर्नाटक का रायचूर जग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी जो है कि हीरा मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अधात्विक खनिज के मामले में, तो अब्रक, अब्रक एक धात्विक खनिज है, और ये आपको बिहार में भी मिल जाएगा, झारखंड में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा। ठीक है, गया के क्षेत्र में अब्रक मिलता है ना। Yes, sir. गया के क्षेत्र में अब्रक मिलता है आपको। ठीक है, अब्रक का उत्पादन में भारत में विश्व में प्रथम स्थान है अब्रक का। ठीक है, सबसे ज्यादा अब्रक भारत में ही पाया जाता है, और यहीं से इसका उत्पादन किया जाता है, और विश्व में जो सबसे अच्छी किस्म वाली अब्रक होती है, उसके 60% से भी अधिक अब्रक का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो अब्रक में जो है कि इसका उत्पादन तो होता ही होता है, लेकिन अब्रक का अधिकांश हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब्रक का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे आयरन वगैरह में भी अब्रक का यूज किया जाता है, उसमें बहुत यूज होता है इसका। उसके बाद अब्रक का यूज आपका जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वहां पे थोड़ा चमकी उमकी बनाने के लिए भी अब्रक का यूज किया जाता है। इसलिए भारत में जितने भी अब्रक का उत्पादन होता है, उसमें अधिकांश अब्रक को क्या किया जाता है, उसका फिर निर्यात कर दिया जाता है। तो अब्रक के क्षेत्र की बात करें तो जो है कि इसका झारखंड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे जो है कि आपको अब्रक मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है कि मिलता है, और भारत विश्व में प्रथम स्थान पे रखता है अब्रक उत्पादन में। और सबसे विश्व में जितना भी अब्रक मिलता है, उसका 60% जो अच्छा क्वालिटी वाला अब्रक है, वो भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक अगले अधात्विक खनिज की, चूना पत्थर। चूना पत्थर का क्या यूज है? सर सीमेंट बनाने में यूज होता हाँ, है। भवन निर्माण इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने में इसमें जो है कि चूना पत्थर का यूज किया जाता है। तो चूना पत्थर जो है कि बिहार में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, रोहतास और कैमूर के क्षेत्रों में। उसके बाद जो है कि भारत में बात करें तो भारत के स्तर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में जो है कि चूना पत्थर मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर का जो है कि काफी भंडार पाया जाता है। उसके बाद बात करें संगमरमर का। संगमरमर क्या है? भवन निर्माण की सामग्री है ना, करने में। ठीक है, तो संगमरमर का क्षेत्र मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान का जो मकराना वाला क्षेत्र है, वो क्या है? बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है मकराना का मरमर। मुगल काल में हुआ था। हाँ, मुगल काल से ही ये प्रसिद्ध है, और ताजमहल में जो है कि बहुत सारा संगमरमर यहाँ से निकाल के लगाया गया था। उसके साथ साथ जो है कि मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां भी जो है कि संगमरमर का मिलता है। जो नर्मदा का गॉर्ज वाला क्षेत्र है ना, वहां से संगमरमर निकाला जाता है।
गॉर्ज मतलब समझते हैं ना क्या होता है? हाँ सर, वो नदी निर्माण करती घाटी है अपने टाइप का रास्ते में कुछ। जो। घाटी का नहीं, घाट उसको गॉर्ज को घाटी तो नहीं कहते हम्म हैं, वो क्या बोलते हैं सर, नर्मदा नदी हम्म, निर्माण करती है हाँ, अपने नर्मदा रास्ते नदी जो है कि वो गॉर्जेस से जाती है ना, तो उस क्षेत्र में जो है कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वहाँ पे, तो वहाँ से जो नर्मदा नदी का गॉर्ज क्षेत्र है वहाँ से संगमरमर निकाला जाता है। और भारत में जो है कि राजस्थान का मकराना वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला क्षेत्र से ही मुख्यतः संगमरमर निकाला जाता है। यही दो क्षेत्र हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ऊर्जा खनिज में जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो है कि कोयला दिखेगा। कोयला में कौन कौन सा टाइप ये होता है? गॉर्ज को ब्रंस घाटी कहते हैं ना, हम्म ब्रंस घाटी। हम्म ये ताप्ती और नर्मदा दो नदियां हैं ना जो ब्रह्म घाटी ये से होके शताब्दी बहती है। नर्मदा ब्रंस घाटी का निर्माण करती है। हम्म उसके बाद ऊर्जा खनिज के रूप में आते हैं, तो ऊर्जा खनिज में कौन हो जाएगा? कोयला। पता है कोयला का क्या कहते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है बताइए तुझे? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो बताइए भारत में मुख्य कोयला उत्पादन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसको बताइए। झारखंड में धनबाद झरिया हो जाएगा, हाँ ठीक है। रानीगंज, हाँ। फिर रानीगंज मध्य वेस्ट प्रदेश का बंगाल। सिंगरौली, हाँ, और वेस्ट बताइए। बंगाल। देखिए, जो झारखंड का झरिया का क्षेत्र है, बोकारो का क्षेत्र है, गिरिडीह का क्षेत्र है, धनबाद का क्षेत्र है, ये जो है कि कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है झारखंड का। पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज और आसनसोल, यहाँ से भी जो है कि कोयला निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। उड़ीसा में तलचर और देशगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से सिंगरेनी डिस्ट्रिक्ट है, सिंगरौली नहीं है, सिंगरेनी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां से कोयला निकाला जाता है। और असम मध्य के, प्रदेश का सिंगरौली है सर। हाँ वही तो, तेलंगाना हो गया सर। क्या बोल रहे हैं? मिनी तेलंगाना में चला गया ना। कौन सा? मिनी जो आप बताए थे, सिंगरेली मिनी क्षेत्र कोयला का। सिंगरेली क्षेत्र तेलंगाना चला गया है। ये लुसेंट में भी दिया हुआ है। किसमें? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कोरबा और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का तलचर और देशगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और ये सिंगरेनी क्षेत्र जो है ये देखना पड़ेगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है कि इसमें आया है आपका, क्या कहते हैं, अलग होके जो बना है स्टेट आंध्र तेलंगाना। प्रदेश में ही होगा सर, ये बॉर्डर पे है। हो सकता है कुछ क्षेत्र आ गया होगा इसमें, कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोयला उत्पादन का ज्यादा क्षेत्र रीजन आंध्र प्रदेश में ही है इसका। अच्छा, वो देखना पड़ेगा क्या कितना हुआ है? क्षेत्र कहाँ बचा हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो आप आंध्रा भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। या इसमें चला गया है, क्या कहते हैं, जो अलग हुआ है स्टेट तेलंगाना, तो इसमें भी अगर लिखेंगे तो वो अगर गया होगा तो उसमें गलत नहीं होगा। और असम का एक माकुमा क्षेत्र है, वहां पे जो है कि कोयला का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से भारत में जो है कि एंथ्रासाइट का तो बहुत क्वालिटी पाया नहीं जाता, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट का क्वालिटी पाया जाता है कोयला में। एंथ्रासाइट कोयला जो है कि जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों से बहुत ही सीमित मात्रा में ही निकाला जाता है, वहीं पे एंथ्रासाइट पाया जाता है, और एंथ्रासाइट भारत में कहीं नहीं पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि कोयला का इतना बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत जो है कि कोयला का सेकंड नंबर का इम्पोर्टर भी है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा कोयला हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे लौह इस्पात उद्योग है, वहाँ पे जो मतलब कि उसका बात्य भट्टी में यूज होता है कोयला, बर्ने ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें जो है कि एंथ्रासाइड यानी कि उच्च क्वालिटी का कोयला यूज होता है, और वो कोयला हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो है कि भारत में कोयला का बहुत सारा इम्पोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। ठीक है, तो भारत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अब्रक उच्च क्वालिटी का मिल जाता है, मैग्नीज जो है कि उच्च क्वालिटी का मिल जाता है, लौह अयस्क उच्च क्वालिटी का मिल जाता है, लेकिन कोयला के मामले में उच्च क्वालिटी का कोयला भारत में नहीं मिल पाता है। तो हम लोग के यहाँ बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट मिलता है, जो कि खाना बनाने वाला कोयला है, जिसको कुकिंग कोल वगैरह कहते हैं, तो वही सब मिल पाता है। अच्छे क्वालिटी का जो सर, एक नंबर आज का। के डेट में तो बिजली भी ज्यादातर कोयला से ही उत्पादित होता है हाँ, सर। कोयला, देखो बिजली उत्पादन में ये कोयला चल थर्मल जाता है, पावर। बिटुमिनस, लिग्नाइट वगैरह भी चल जाता है, लेकिन जो लौह अयस्क का एक्सट्रैक्शन वाला काम होता है ना, जो बात्या भट्टी होता है, जिसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, जहाँ पे कि जी लोहा जी, को ब्लास्ट पिघलाया जाता है, वहां पे आपका नहीं चलता ये सब कोयला, इसलिए हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जी। उसके बाद आते हैं अगला, खनिज तेल के क्षेत्र में। तो खनिज तेल में क्या है, अधिकांश खनिज तेल भारत में जो उपस्थित है वो टर्सरी युग का है। टर्सरी युग का जो सेल क्षेत्र है उसी में खनिज तेल पाया जाता है। तो खनिज तेल एकदम फिक्स है, कुछ ही इलाके में है। तो असम का जैसे कि डिगबोई हो गया, सुरमा घाटी हो गया, वहीं पे तेल मिलता है। गुजरात के अंकलेश्वर में और खंबात की खाड़ी में, और मुंबई के, महाराष्ट्र के बम्बई हाई क्षेत्र में जो है कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र वही है, बम्बई हाई है।
ठीक है, तो ये फिक्स है, 3 ही जगह से खनिज तेल निकाला ही जाता है और कहीं से जो है कि खनिज तेल निकाला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो याद हुआ खनिज तेल का क्षेत्र कौन-कौन सा है? असम का बताइए। डिब्रूगढ़ हो गया। क्षेत्र है जहाँ से कि हमको जो है कि खनिज तेल मिलता है। इसके अतिरिक्त भी भारत में जो है कि जिप्सम हो गया, क्रोमाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, काइनाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, पाइराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बहुत सारे उपयोगी खनिजें पाई जाती है। ये तो हो गया कि खनिज क्षेत्र का विस्तार, जो कि आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन मेंस में क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकता है कि खनिज क्षेत्र का विस्तार क्या है, खनिज क्षेत्र का योगदान क्या है, अब वो तो जानना है ना। क्या योगदान है बताएंगे फिर? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, नहीं तो फिर कल पढ़ाना पड़ेगा इस टॉपिक को। विकासात्मक कार्य में जितना भी औद्योगिक विकास करना है वो सब तो करेगी। कैसे हो जाएगा, उसको समझाना भी तो पड़ेगा। सेकेंडरी सर। तो सर ये अगर सेवा हो रहा है जैसे सर खोजना सेवा काट गया। ये टर्सरी सेक्टर है, वही तो, टर्सरी क्योंकि वही सेक्टर है। निर्माण आता है सेकंड वाला में। देखो खनिज का एक्सट्रैक्शन ये प्राइमरी सेक्टर होगा, ठीक है। जिससे खनिज के निकालना खनिज का प्रोसेसिंग करना, उससे जो है कि लौ ऐश से लोहा बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर होगा। लेकिन खनिज का खोज, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, ये टर्सरी सेक्टर है। इस चीज को समझिए। और पूछते हैं, जैसे कपड़ा बुनाई, ये सेकंड में आएगा निर्माण उद्योग। सेकंड में आएगा सर भी निर्माण। डेयरी फार्म, सर ये पहला ही वाला पहला में आएगा। डेयरी फार्मिंग पहला होगा सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होगा। हाँ, प्रथम होगा पहला सर। लग रहा है, पहला लग रहा है। प्राथमिक सेक्टर है ये डेयरी फार्म। कृषि उत्पाद का भंडारण, ये टर्सरी में आएगा। सेक्टर होगा सर, सेकेंडरी। टर्सरी सर, तीसरा सेक्टर। टर्सरी कैसे हो सकता है यार, ये तो ये प्राइमरी सेवा है ना सर, भंडारण सेवा है। सेवा कैसे है? भंडारण कब तेजी से करते जैसे कि कोल्ड स्टोरेज वो टर्सरी में आ जाएगा। यहाँ है भंडारण भी कृषि, है सर, भंडारण का भी सेवा होता है, जैसे कि भंडारण भी सेवा है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में किसी चीज को रखना, और कृषि उत्पाद का किसान अगर भंडारण करेगा तो किसमें मानिएगा? किसान अपने से भी तो भंडारण कर सकता है। इसमें आएगा सर, प्राइमरी में आएगा सर। सेकेंडरी सेक्टर जाएगा। जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह पूछा जाएगा तो टर्सरी में चला जाएगा। देखो मशीनरी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या बिल्डिंग निर्माण में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसको माना जाता है फिक्स पूंजी, ठीक है। तो किसान का हल भी जो है वो एक तरीके का मशीनरी भी है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? फिक्स कैपिटल मानेंगे। अब बताओ कंप्यूटर को क्या माना जाएगा? वर्किंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल? ये भी फिक्स है सर। वर्किंग है या फिक्स है? फिक्स है। फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का मशीनरी है, ठीक है। उसके बाद बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, सर वो वर्किंग है। बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, वर्किंग सूद या सूद सूता सूता। यार्न यूज्ड बाय वेबर, यार्न होता है धागा, ये वर्किंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि डेली डेली आप लगा रहे हैं उसको, मतलब कि काम में उसको यूज कर रहे हैं। पेट्रोल कैसा कैपिटल होता है? पेट्रोल तो वर्किंग है सर। हाँ, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको जो है कि यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था इस बार। हाँ, उसमें 2 वर्किंग था सर, 2 हाँ, 2 वर्किंग कैपिटल था और 2 फिक्स कैपिटल था, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसमें कुछ पढ़ने के लिए बचा हुआ है तो कल इसको खत्म करेंगे फिर, ठीक है।